प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें हमने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कहानी संचयन, उसकी दूसरी कहानी को हम पढ़ते आ रहे हैं। पहली कहानी उसने कहा था को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पूर्णतः पढ़ लिया है। दूसरी कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, पुरस्कार कहानी, जिस पर हमने पिछली दो ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। पृष्ठ संख्या 37 तक, आपकी जो पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 37 तक हम अध्ययन कर चुके थे। पृष्ठ संख्या 38 से आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम आरंभ कर रहे हैं। आपकी कहानी संचयन जो पाठ्य पुस्तक है आप सभी के पास अवेलेबल नहीं होगी। मैं प्रत्येक कहानी की पीडीएफ बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप विस्तार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही सभी कहानियों पर मैं ऑनलाइन क्लासें ले रहा हूँ और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, उनका लिंक भी आप वहाँ से भी अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं पिछले क्रम को जारी रखते हुए। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी, यानी मधुलिका के शरीर पर। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे, यानी आसपास के जो किसान थे, क्योंकि उसके स्वयं का जो खेत है वो महाराज ने कृषि महोत्सव के लिए स्वयं की भूमि के रूप में चुन लिया और उसके मूल्य के चौगुना मूल्य पुरस्कार के रूप में दिया। लेकिन मधुलिका ने उसे स्वीकार नहीं करके महाराज पर पुनः न्यौछावर कर दिया और वह अपने खेत की सीमा पर ही एक मधु पेड़ के नीचे ही अपनी पर्णकुटी बना करके वह निवास करती है और मजदूरी से जो रूखा सूखा उसको मिल जाती है वो खा करके वही वो निवास करती है। एक आदर्श बालिका थी वे। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष उसी पर्णकुटी में उसके बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, दूसरा परिदृश्य शुरू हो रहा है यहाँ से। शीतकाल की रजनी यानी रात, मेघों से भरा हुआ आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, बिजली चमक रही थी। मधुलिका का छाजन टपक रहा था, यानी वर्षा होने के कारण जो पर्णकुटी थी उसकी जो छत थी वो वर्षा के जल से टपक रही थी। ओढ़ने की कमी थी, यानी उसके पास पर्याप्त ओढ़न नहीं थी, कंबल वगैरह नहीं थे उसके पास। वे ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी, यानी सर्दी से, शीत से बचने के लिए। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। अभाव यानी कमियों को, क्या क्या कमियां उसके पास थी आज उसके बारे में चिंतन कर रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता कल्पना के साथ बढ़ती घटती रहती है। यानी मनुष्य कई तरह की आवश्यकताओं के बारे में कल्पनाएं करता है, सामंजस्य भी बैठाता है, ज़रूरत की चीज़ें वो इकट्ठी कर लेता है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई, यानी बीती हुई बातें आज उसको वहाँ बैठे बैठे याद आने लगी, ठिठुरन से बचते हुए। दो नहीं 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, यानी उस युवा राजकुमार ने इसी पेड़ के नीचे 2-3 साल पहले क्या कहा था, आज वह स्मरण करने लगी। वह अपने हृदय से पूछने लगी, इन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थी। वह पूछने लगी, क्या कहा था उसने, उस तरुण राजकुमार ने मेरे सामने आकर के क्या कहा था। दुग्धग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण कर सकता था और स्मरणीय होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता, हाय री विडम्बना। यानी वह बार बार स्मरण करने की कोशिश कर रही है लेकिन वह धुंधली तस्वीर उसके सामने आ पाती है। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी, यानी वह पुनः अरुण मेरे जीवन में आ जाए। एक तरह से मन की जो भावनाएं थी उद्धात प्रेम को लेकर के, दारिद्र्य की ठोकरों ने, यानी गरीबी की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रासाद माला के वैभव का, प्रासाद माला यानी महल, मालिकाएं, अट्टालिकाओं में जो वैभव विलास छाया उसका काल्पनिक चित्र उसकी आंखों के सामने घूम जाता था। उन सूखे डंठलों के रंध्रों से, यानी सूखी हुई झोंपड़ी उसकी जो थी, उसकी जो डंठल है उसके बीच में से ही वह राजमहलों की तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती थी। नब्बे बिजली के आलोक में उधर बिजलियां चमक रही थी, आकाश में वर्षा का समय था।
नाचता हुआ दिखाई देने लगा। यानी पूरा वैभव विलास, राजकीय ठाट बाट उसकी झोंपड़ी के अंदर से ही दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, यानी सावन के महीने में जिस तरह से खेलने वाला शिशु बच्चा जुगनू को पकड़ने की कोशिश करता है, लपकता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन ये कह रही थी, अभी वह निकल गया, अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, यानी वह अचानक कैसे मैं बचूं, कैसे झोपड़ी को बचाऊं, प्रकृति एक तरह से कुपित हो रही थी। और बाहर कुछ शब्द, घोड़े की टप टप की आवाज़ सुनाई पड़ी। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए, यानी बाहर बचने के लिए कोई यहाँ आया है। मधुलिका ने डंटलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार, यानी जिसकी वे काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने 3 वर्ष पहले मुझे क्या कहा था, वही राजकुमार साक्षात उसकी झोपड़ी के बाहर आकर के पुकार रहा है कि मुझे आश्रय चाहिए। मधुलिका, आश्चर्य से युवक ने कहा। मधुलिका, एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर वो यही सोच रही थी कि आज वही राजकुमार वापस मेरे जीवन में आ जाए। चकित हो गई। इतने वर्षों बाद आज फिर आप? अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने तुमको, परंतु तुमने मानी नहीं कि वे भूमि कृषि भूमि में तुम्हें वापस दिला सकता हूँ, राज की ठाट बाट तुझे दिला सकता हूँ, तुझे वैभव विलास में अत्यंत सुख में रख सकता हूँ, लेकिन तूने एक भी नहीं सुनी। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी, यानी स्वयं की दयनीय दुर्दशा पर वो कुछ कहना या सुनना पसंद नहीं करती थी। उसने कहा, और आज उसकी ये क्या दशा है, यानी आज क्या दशा हो गई। सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही, निर्वासित और कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। यानी मैं मगध का एक निर्वासित राजकुमार हूँ जो कौशल में जीविका खोजने के लिए आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करें। एक अथानी यानी अनाथिनी, अनाथ है, उसके पिता नहीं है, माता नहीं है, तो उस मगध के विद्रोही राजकुमार का यह स्वागत करे। एक अनाथिनी कृषक बालिका के द्वारा यह स्वागत, ये भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ, यानी फिर भी वे स्वागत करना चाहती है। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी छाई हुई है, कुहरे में धुली हुई चांदनी, हाड़ कंपा देने वाला समीर। तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गव्वर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता था कि कुछ गलत न बोल जाऊं। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो, यानी इतनी दयनीय दुर्दशा में हो, तो फिर इतने सैनिकों के साथ रहने की क्या आवश्यकता है? तुम इतने सैनिकों के साथ क्यों रह रहे हो? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, इन भुजा ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देती, और करता ही क्या? क्यों, हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था। वे जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता था। नवीन राज्य, ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले सकूं। यानी मधुलिका ने कहा कि तुम अच्छा राज्य बसाने के आकांक्षी हो, नवीन राज्य, तुम्हारा उत्साह तो बहुत अच्छा है, कल्पना का आनंद नहीं। मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो, कि नहीं केवल खेत ही छीना गया है, उससे चिंता नहीं करें। मैं राजरानी के पद पर तुम्हें बैठाऊंगा और मैं एक नवीन राज्य की स्थापना करूंगा। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रसाद का अंधड़ बहने लगा, यानी प्रमाद का अंधड़, नशे का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, मैं सचमुच आज एक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार।
आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी कि वह राजकुमार पुनः लौट करके मेरे जीवन में आएंगे, और आज तुम आ गए और प्रत्यक्ष मेरे सामने हो। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। यानी कहने का तात्पर्य, अरुण ने पहले सोचा था कि वह मुझसे प्रेम नहीं करती, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे प्रेम करती थी, और प्रेम अभी भी करती हो। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। यह हाँ भी नहीं कह सकी और नह भी नहीं, यानी न तो उसने प्रेम के लिए हाँ कहा और नह भी ना कहा। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्रण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। यानी प्राणों से प्रण लगाकर, प्रतिज्ञा करते हुए मैं आज इस कौशल के सिंहासन पर तुझे बैठा सकता हूँ मधुलिके। अरुण के खग का आतंक देखोगी, यानी इस अरुण के खग यानी पक्षी का तुम आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। ये मैं नहीं, सॉरी, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वे स्वीकार नहीं करेंगे, और मुझे वह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांशतः सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। यानी वो सारी गुप्त योजनाओं की जानकारी भी इन्हें है। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगे वह करूँगी। मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा, यानी जो तुम कहोगे, जो आदेश करोगे वह करूँगी, क्योंकि तुम मेरे से प्रेम करते हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। यानी स्वर्ण मंच पर कहने का तात्पर्य अभी वो सो रहे हैं। कौशल नरेश अभी सो रहे हैं, अर्धनिद्रित अवस्था में हैं। एक चामरधारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है। यानी कहने का तात्पर्य, जो गुप्त योजना थी आक्रमण करने की, उस योजना का अंदेशा मधुलिका ने पहले ही लगा लिया था, और अरुण ये चाहता था कि ये मधुलिका मेरा साथ दे। और जबकि मधुलिका के हृदय में अंतर्द्वंद चला कि अब मैं व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा करूं या देश प्रेम, मेरे देश को मैं बचाऊं, मेरे पिता की अनुचारिणी बनूं। और वह महाराज के पास पहुंची। ठीक है, आगे क्या होता है। 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। यानी वह मधुलिका महाराज से कहती है, ओहे, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए हैं, तो तू कष्ट सह रही थी, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों मूल्य लेने के लिए आई हो? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी से, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि। यानी कहने का तात्पर्य, अरुण ने ये कहा था कि हमें इसी के दक्षिणी भाग में कुछ भूमि रहने के लिए मिल जाए, और तुम्हारे अनुरोध पर महाराज तुम्हें सौंप देंगे, और फिर हम उनमें आराम से रहेंगे। तो उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूँगी। मुझे सहायक मिल गया, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कर्षक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। यानी सैनिक महत्व की वह जगह है, इसलिए वह देना असंभव है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञापत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण में
भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता एक तरह से भंग हो रही थी। अरुण के छिपे वे मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। कुंज कुटीर में संध्या हो चली थी और उसी निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण जुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, चार प्रहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर यानी कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। यानी इस पर मैं विजय हासिल कर लूँगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम इतना सब कुछ कर लोगे। रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य तुम अपनी झोंपड़ी में ये रात बिताओ। प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन होगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वे कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्रण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिके, तो कहने का तात्पर्य यहाँ इनका मिलन हुआ और ये गुप्त योजना जो बन रही है और इसी की आगे की जो रणनीति है। प्यारे विद्यार्थियों, इस अंतिम पृष्ठ को हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे और इस कहानी की जो प्रमुख नायिका है और उसकी चरित्र चित्रण पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कहानी के नामकरण और मूल संवेदना पर भी हम इस अंतिम ऑनलाइन क्लास में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो विद्यार्थी पहली बार इन ऑनलाइन वीडियोज को महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल से ओपन करके वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो इन वीडियोज को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।